Hello friends, in this lesson 25, I will discuss about globalization and its benefits. Globalization क्या है? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण क्या है? और इसके फायदे क्या हैं? अभी तक हमने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बात किया था। अपने कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, अपने कंट्री में बेचा। अब हम एक कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसको हम बेचते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और या तो हमारे प्रोडक्शन प्लांट भी पूरी दुनिया में जैसा जहाँ पोटेंशियल उस हिसाब से हम बिठाते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन की बात यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? Marketing globalization is a term that refers to the marketing strategies of companies intending to sell their products worldwide as opposed to specific demographics. अभी तक तो हमने जो मार्केट सेगमेंट की बात की थी वो सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में बात की थी कि इंडिया में जैसे हमारे जो ज्योग्राफी है वो काफी अनइवन है। कहीं पे पूरा पहाड़ी इलाका है, कहीं पे बिल्कुल मरुस्थल है, कहीं पे ग्रीनरी है, तो कहीं पे बहुत सुखाड़ है। तो इस तरह के डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट हमारे ज्योग्राफी हैं, और यहाँ के कल्चर्स भी डिफरेंट हैं। ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, सभी जगह अलग अलग टाइप के कल्चर हैं। तो यहाँ पे हमने काफी डिफरेंसेस देखा और उसके लिए हमने बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे बात की थी कैसे मार्केटिंग करेंगे। नाउ इससे ऊपर अब जाना है, यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट, you have to think for the whole world. How can you cover the whole world as your market? तो ये है ना इंटरेस्टिंग बात। The global market has become increasingly integrated, meaning that the barriers that previously hindered financial exchanges and partnerships have started to disappear, making the entire world a marketing audience. What has happened in the last 10, 15 years or 20 years? What has happened? Lot of changes have come in our country and in all over the world. What is that? That internet, basically the internet has brought a lot of changes. इससे क्या क्या फायदे हुए हमें? हम एक दूसरे से जुड़ गए, हमारी जो डिस्टेंस है वो अब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर मैं यहाँ हूँ और कोई अगर दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में है या फिर दूसरी कंट्री में भी है, तो मेरे लिए ये नहीं हो कि मैं उससे अभी कोई कम्युनिकेशन गैप हो जाए। जिस समय आप उससे बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, उससे उसके साथ पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और आप जो कुछ दिखाना चाहते हो वो भी दिखा सकते हो वीडियो कॉल करके, या पैसा ट्रांसफर करना हो या जिस तरह का भी डिस्कशन हो। आप अगर कोई टेली कॉन्फ्रेंस करना चाहते हो, मीटिंग करना चाहते हो, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल नाउअडेज। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा हमारे लिए बैरियर था क्या था? फाइनेंशियल एक्सचेंज का, और दूसरी बात पार्टनरशिप की, है ना। अगर आप इंडिया में मदर प्लांट है, सपोज हमारा मेन बिजनेस जो हम शुरू कर रहे हैं इंडिया में कर रहे हैं, एंड नाउ आई वांट टू एक्सटेंड इट टू अदर कंट्रीज आल्सो। So two things are very much important. One is the financial exchange, that money to be transferred from this country to other country and from that country to this country. It was a big hurdle earlier, जो कि अब नहीं है। Then next thing is what? Partnership. अगर आप वहाँ पे कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे एक लोकल आदमी के साथ, लोकल बंदे के साथ, लोकल बिजनेस पर्सन के साथ आपको बिजनेस शुरुआत करनी होगी। तो पार्टनरशिप वाज आल्सो ए हिंडर अर्लियर, but now it is very very easy. The governments are supporting, all the governments of all over the world, they want to increase their business, they want to invite the business people to their countries. ये दोनों प्रॉब्लम आपके दूर हो गए, तो अब ग्लोबलाइजेशन का क्यों न सोचें हम। As international trading has increased, so has the need for developing goods and services that appeal to individuals from different cultural background. तो जब हम ट्रेडिंग करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? तो हमें वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा
जो कि हमारे कल्चर से मैच नहीं करते हैं, है ना। अगर आप किसी बौद्धिस्ट कंट्री में जाते हो तो वहाँ का रिलीजन अलग है, वहाँ का खान पान अलग है, वहाँ का वेशभूषा अलग है। सो ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट, their food habits are different, their thinking is different, their government is different, so their style is different. You have to learn and then you have to project the product accordingly. What used to be individual country economies has transformed into one large global economy where foreign companies have the ability to market their brands overseas with considerations of language, culture, and financial status to appeal to demographics around the globe. अब क्या है कि डिफरेंट कंट्री में हम जब घुसना चाह रहे हैं, तो अब क्या है, अभी तक हम पूरे एक कंट्री को ही एक इकोनॉमी मानते थे। नाउ योर थिंकिंग इज बियॉन्ड दैट। तो मैक्रो लेवल पे आप सोचोगे कि अगर वर्ल्ड में कितने 200, 250, 300 कंट्रीज हैं, तो ऑल दैट कंट्रीज यू हैव टू थिंक वेयर एवर यू वांट टू गो। तो उनके लिए बड़े स्तर पे आप सोच सकते हो, हर चीज बड़े स्तर पे सोच सकते हो। आपका मार्केट सेगमेंट बढ़ जाएगा, उसकी इट विल बी extended, it will be extended. You were thinking the market segment for India only till now you are thinking for other countries like Thailand, China, European countries, France, Germany, then Russia, then American countries are there. So many countries are there, and every country is having a different culture, different religion, different food habit, different style, all the things are different. तो आपको प्रोडक्ट तो वही है, प्रोडक्ट तो वही है आपका, बट यू हैव टू पुट इट इन डिफरेंट स्टाइल। आपने देखा होगा नेस्ले कंपनी का कॉफी, कॉफी का बीन्स का वो ऐड देते हैं, वो बीन्स बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, उसको बताने के लिए। तो हर कंट्री में अलग अलग ढंग से उस चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के तरीके को, वहाँ के स्टाइल को, वहाँ के लैंग्वेज को, उसके अनुसार उसने ऐड बनाया। इंक्रीज्ड कंज्यूमर एक्सपोजर, इससे क्या फायदा हो गया? पहला, इंक्रीज्ड कंज्यूमर एक्सपोजर, आपका मार्केट बढ़ गया, टारगेट ऑडियंस इज एक्सटेंडेड, इट इज टू मच। See, Indian population is 140 crores, okay, but global population is how much? So it is multifold, है ना? So how will you increase that? You will have to think for the other countries, and it will give scope to extend your market segment, to increase your sales volume। और इससे क्या फायदा होगा? अब सेम प्रोडक्ट को अगर मान लो टेक्नोलॉजी आपने यहाँ बनाया, आप इस चीज को बिल्कुल जैसे यहाँ जीरो से शुरू किया, कोई जरूरी नहीं दूसरे कंट्री में जब आप प्लांट बनाओगे तो वहां भी ऐसे ही शुरुआत करना। यहाँ आप कुछ ऐसा बनाओ कि यहाँ से सप्लाई करो वहाँ, एंड देन जस्ट सम डू सम वैल्यू एडिशन एज पर द country, culture, habits, and local people taste and all, and then do the marketing। तो आपका क्या होगा? इससे आपका सेम एफर्ट, बट यू कैन गेट द बिगर ऑडियंस। एक ही मेहनत से आप बहुत जगह पे बिजनेस कर पाओगे। तो इंक्रीज्ड कंज्यूमर एक्सपोजर, है ना, हम आपके कंज्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गए, अलग अलग कंट्री में आपको अपने प्रोडक्ट का प्रचार करना है, उसको बेचना है, तो you have to think different market segment also, world level market segment there। If you do all the studies in other countries, you will come to know that this kind of market segment can consider your product competitive advantage, because you have become a global
कंपनी, योर प्रोडक्ट इज बीइंग एक्सेप्टेड इन अदर कंट्रीज, तो आपके कंपिटिटिव एडवांटेज है, उनका रेफरेंस भी आपको मिलेगा। अगर यूरोप के किसी फ्रांस में, जर्मनी में या इंग्लैंड में आपके प्रोडक्ट को कुछ वहाँ पे रिकॉग्निशन मिल जाता है और उनका रेफरेंस इंटरनेट पे आपके वेबसाइट पे उन्होंने दे दिया कुछ, हाँ इट इज वेरी गुड प्रोडक्ट, वेरी नाइस, ये वो blah blah, all these things they say, all good things about your product, it will affect the people of India also, in your country also, or other countries also. Because these people are saying this product is good, that it must be good. So it is a competitive advantage, and you are seeing in a macro level, in other countries also seeing. So you know many things about other countries, their religion, their taste, their behavior, and accordingly you have molded your product for different country. तो you are knowing better than the domestic company. वो तो अपने ही कंट्री के बारे में सब कुछ जान रहा है, उनको उतना एक्सपोजर नहीं, उनको जानकारी कम है, वहाँ की टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उसके अनुसार आपने अपना प्रोडक्ट कर लिया, तो यहाँ के प्रोडक्ट में आपको इजीली उससे बेटर प्रोडक्ट माना जाएगा, है ना। सेव्स टाइम एंड मनी, बिल्कुल, क्योंकि आपका टारगेट ऑडियंस बहुत ही मल्टीफोल्ड हो गया। सेम एडवर्टाइजमेंट आप करो और उसमें सिर्फ ड्रेस चेंज कर दो, स्टाइल चेंज कर दो, एंड यू फ्लैश इट इन ऑल द कंट्रीज। तो आपके सेम एफर्ट को डिफरेंट कंट्रीज में आपने दिखाया, तो टारगेट ऑडियंस जब बढ़ गया तो पर पर्सन जो खर्च है वो बहुत कम हो गया और जल्दी भी हुआ। एक साथ आपने सब 25 कंट्री में आप अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, अभी तो एक ही कंट्री में बेच रहे थे, तो यहाँ पे जो देख रहे थे आपका एडवर्टाइजमेंट, तो पर पर्सन हाउ मच यू आर स्पेंडिंग एंड देयर पर टारगेट ऑडियंस हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, इट इज लॉट ऑफ डिफरेंस, इट विल सेव मनी। निश्चित है कि वो पैसा बचाएगा और समय भी कम लगेगा। अपील्स टू ग्लोबल कंज्यूमर्स, or because you are knowing the cultures, behavior, their living style of all over the country, all over the world, you are knowing better than a domestic product. जो प्रोडक्ट इंडिया में बना और इंडिया में ही बिका, उस कंपनी के मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले या जो कंपनी वाले हैं, उनको जो नॉलेज है वो बस इतना ही सीमित है। हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखो, Unilever is multinational company and they are going to all the countries of the world and they are behaving as if they are local company. वो अपने प्रोडक्ट को ऐसा नहीं दिखाते कि ये बाहर की कंपनी है, ये बाहर का प्रोडक्ट है। They mingle with you as if they are your close person, closely attached to you. Their advertisement you see, the style of giving message you see, all those things, it is very much attached to you. You don't think that the name itself you have changed, that Hindustan Unilever. It is not only Unilever. So this kind of things are there, and this will give addition to your volume, sales volume, to increase your uh, product performance and all. Now we will see what is globalization and what is localization. Marketers use globalization and localization as different framework for appealing to worldwide audience. Here are the main differences between the two strategies. क्या difference है? Global product, but you have to do localization. This is the strategy. Language, first thing. With globalization, a campaign can have multiple translations to appeal to the different groups that may encounter the product. Localization involves creating specific campaigns in the language of the target demographic rather than creating a multi-use campaign format. अब है कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाओ और डिफरेंट लैंग्वेज में उसको पूरा फ्लैश कर दो, है ना, टेलीकास्ट कर दो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका अपील हो सकता है उतना अच्छा ना हो। उसको अगर लोकलाइज कर दो, वहाँ के लोकल
बिहेवियर, लोकल कल्चर, लोकल वेशभूषा, उसके अनुसार आप अपना ऐड दे दो. से ट्यूनिंग यू कीप द सेम jargon, same language, no, so same statement, same this music, you can say. The signature will be that वो सेम राग होगा, उसी अंदाज में बोले, लेकिन डिफरेंट स्टाइल होना चाहिए. अभी अगर इंडिया में हो तो इंडियन ड्रेस पहनो, यहाँ के तरीके के अनुसार कथक नृत्य करते हुए आप उसी चीज को बोल दो. और सेम चीज को अगर आप दूसरे कंट्री में जाते हो, जर्मनी में, और वहाँ एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो उसको आप सिर्फ ड्रेस, वेशभूषा और अपना स्टाइल बदल के वहाँ के अनुसार कर दो, जापान में डिफरेंट ढंग से कर दो. तो दैट इज लोकलाइजेशन, है ना. तो लोकलाइजेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर getting the confidence of the local people. Currency. Marketing localization may require campaign to use certain forms of currency or transactions that align with the purchasing preferences of their specific demographic. आपको लोकलाइजेशन करना है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डॉलर में बेचोगे तो कौन लेगा, है ना. इंडिया में अगर आप आते हो, यहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस चाहिए और यहाँ में मिक्स होकर रहना है, मार्केट बढ़ाना है, देन यू हैव टू डू बिजनेस इन इंडियन रुपीज ओनली. यू कैनॉट डू बिजनेस, ऑल द बिजनेस इन डॉलर ओनली. ओके, कुछ एक्सटेंट तक चल सकता है, लेकिन नॉट ऑलवेज. Marketing globalization may use general form of payment that are common around the world, such as cash or credit. है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो करेंसी चलता है उसमें, तो दैट इज ओनली फॉर ए सर्टेन percentage of customer or dealers or something like that, that you can do that, but not for all common audiences. Culture. Localized marketing campaigns often consider the local cultures of their demographics to ensure that they are appealing to and respecting their ways of life. It is very, very important. You have to learn the culture of that particular country and you have to give respect. All the multinational companies ad, you just keep on watching. You must see the ad. Don't see only the episode. Whenever you are seeing any TV channel, no, any episode, you are only seeing the content, and whenever the ad comes, you don't see. You should see the ad. You see that what message the company is giving. किस तरह से कंपनी अपनी बात को आप तक पहुंचाता है, वो क्या करता है जिससे आपकी नजर उतर जाती है. वो अपील करना चाहिए ना, आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए. तो उसके लिए अगर यूनिलीवर कंपनी अमेरिकन स्टाइल में यहाँ पे ऐड देगी तो कौन याद रखेगा, कोई नहीं याद रखेगा. तो इंडियन स्टाइल में, इंडियन वेशभूषा में, इंडियन भाषा में अगर वो करता है ना, और यहाँ के बिहेवियर या स्टाइल में बोलता है, तो आपको तुरंत वो कैच करते हैं, वो याद रहता है. A globalized approach may alternatively create a campaign that is universally relevant and are free of potentially offensive or irrelevant content. तो एक ग्लोबलाइज्ड जो अप्रोच होता है वो यूनिवर्सली रेलिवेंट होगा, ठीक है. वो ऐसा होगा जो कि सब कंट्री में उसको दिखाया जा सकता है, बट क्या है, इट विल नॉट कम टू द कॉमन पीपल, है ना. सो ठीक है, ग्लोबलाइज प्रोडक्ट आपका है, लेकिन उसको आप लोकलाइज वे में प्रोजेक्ट करो, देन ओनली यू कैन win the heart of the customers. Thank you very much. It was a short lesson. I think you must have understood. अगली बार फिर एक लेसन के साथ आता हूँ जल्द ही आपके लिए. थैंक यू.